नमस्कार चार्जर लगा अमिता, दी। तुम्हारे माथे पे अपना टीका दिख चार्जर रहा है, लगा तुम दे। दिख नहीं रही हो। आवाज नहीं, मैं नहीं दिख रही हूँ ना। मधु जी अब आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार आपको शारदा जी, नमस्कार। हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेरे को तो पहले भी आ रही थी। मैंने कहा अमिता आवाज सुनना नहीं चाहती हमारी। नहीं, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी क्योंकि पता नहीं क्या दब गया था इसमें। अच्छा चलो ठीक है। और कैसी हो? ठीक है, सब ठीक, बढ़िया। अमिता ऑनलाइन में भी मास्क लगा के क्यों बैठी है? मैं कॉलेज जा रही हूँ। तभी तुम्हें आवाज नहीं आ रही है, तुम रास्ते में हो। नहीं, मेरे से कुछ दब गया था, अब आ रही है। अब आपकी आवाज आ रही है। तुम्हारा टीका भी दिख रहा है हमें। अच्छा। कहाँ घूम के आई हो? मैं वैष्णो देवी गई थी। क्या बात है, क्या बात है। पहले बताना था ना, हम भी हाथ जोड़ लेते। वो अचानक ही बन गया, लेकिन आपने कह दिया तो हाँ समझ। किसका बर्थडे एनिवर्सरी थी, तुम तभी जा रही हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस गए नहीं थे बहुत दिनों से, इसलिए गए थे। अच्छा। बहुत दिनों से। अमिता हाँ, बहुत दिनों से नहीं गए थे, बहुत दिनों से। नहीं 2-3 साल से। अच्छा, अभी कह रही है बहुत दिनों से नहीं गए थे। मैंने कहा उसका बहुत मतलब बढ़िया हो बात गया। है। अनुपमा शुरू करो। जी जी, चलिए आप सबकी अनुमति है हो तो हम इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। हाँ करो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रतियोगिता में। अब हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और जिसके लिए मैं खुशी को आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार, मैं खुशी त्यागी, छात्र उपाध्यक्ष जीजे सेंट मैरी कॉलेज हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे निर्णायक गण, सभी उपस्थित शिक्षक गण, प्रतिभागियों, छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी विभाग जीजे सेंट मैरी कॉलेज द्वारा आयोजित हिंदी सप्ताह के अंतर्गत होने वाली अंतर महाविद्यालय कहानी वाचन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। कहानी वह होती है जिसे कहा जाए या सुनाया जाए, और सुनाना भी इस तरीके से कि सुनने वाले के समक्ष मानो एक फिल्म सी चलनी शुरू हो जाए। कहानी की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भाषा है। भाषा की वास्तविक क्षमता का ज्ञान इसके मौखिक स्वरूप से पता चलता है। आज की इस कहानी वाचन प्रतियोगिता में भी इन्हीं विशेषताओं को परखा जाएगा। सभी प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी आज की पहली निर्णायक हैं डॉक्टर शगुन अग्रवाल। आपके अनेक प्रकाशित कार्य एवं उपलब्धियां हैं, जिनमें विश्व बैंक के सहयोग से प्रकाशित पुस्तक बाला का हिंदी अनुवाद है तथा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका द्वारा प्रकाशित भारत ज्ञान कोश के अनुवाद, संशोधन व परिमार्जन में भी आपने सहयोग दिया है। आपके लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, आपका स्वागत है। हमारी दूसरी निर्णायक हैं डॉक्टर शारदा भटनागर। नमस्कार। आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र हिंदी कथा साहित्य और आलोचना है। संप्रति जीजे सेंट मैरी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सेवारत हैं। मैम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रतियोगिता के शुभ आरंभ के लिए निहारिका को आमंत्रित करती हूँ कि वह हम सबके लिए एक प्रेरणाप्रद गीत प्रस्तुत करें। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मधमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मधमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हथीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित,
यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मधमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। धन्यवाद निहारिका इस सुंदर गीत के लिए। चलिए अब हम प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। सभी प्रतिभागी अपने अपने पीडीएफ के साथ तैयार हो जाइए। प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को नियमों से पुनः अवगत करा देती हूँ। आयोजकों द्वारा दिए गए कहानी के अंश का ही वाचन करना होगा। समय सीमा 3 से 4 मिनट है। अधिक होने पर अंक काटे जा सकते हैं। 3 मिनट पर पहली बेल और 4 मिनट पर समय समाप्ति की सूचना दी जाएगी। निर्णय की औपचारिक घोषणा 14 सितंबर को की जाएगी। उससे पहले सभी विजेताओं को सूचित कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता के समय कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है। सभी प्रतिभागी प्रतियोगिता के दौरान अपना अपना माइक बंद रखें और कैमरा ऑन रख सकते हैं। प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागी अपना स्लॉट आने पर नियमों को मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रस्तुति दें। निर्णायकों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। अब मैं इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारी प्रथम प्रतिभागी हैं तेजस्वी, जीसस एंड मैरी कॉलेज से। मेरी कहानी का नाम उसने कहा था और भाग 3 का मैं वाचन कर रही हूँ। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बच रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे और सॉरी मैम, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। मैं क्या फिर से स्टार्ट करूं? तनु? ठीक है तेजस्वी, आप फिर से पढ़ लीजिए। यस। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तो तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुनबुन कर भेज रही हैं मेमे, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और झूठ नहीं, यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन पर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जमीन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ।
तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उसने उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। जी जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लैना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। यहाँ है, याद है पार्सल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी के जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसमा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट के मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वो बिलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सांगा 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, यह स्लाइस ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। धन्यवाद। धन्यवाद तेजस्वी। अगली प्रतिभागी हैं नंदिनी हिंदू कॉलेज से। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी नंदिनी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज नंदिनी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं हिंदू कॉलेज के हिंदी विभाग की छात्रा हूँ और मुझे कहानी वाचन के लिए जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी दी गई है, जिसके आज तृतीय भाग या अंश का मैं वाचन करूँगी। तृतीय भाग। 16 अगस्त सन 1781 को काशी डामाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा तेज सिंह लेफ्टिनेंट इट्साकर के पहरे में थे। नगर में आतंक था, दुकानें बंद थी। घरों में बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, माँ आज हलवे वाला क्यों नहीं आया? माँ कहती, चुप बेटे, सड़कें सूनी पड़ी थी। तिलंगों की कंपनी के आगे आगे कुबरा मौलवी कभी कभी आता जाता दिखाई पड़ता था। उस समय खुली हुई खिड़कियां बंद हो जाती थी। भय और सन्नाटे का राज्य था। चौक में चित्रू सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बंद किए कोतवाल का अभिनय कर रही थी। इसी समय किसी ने पुकारा, हिम्मत सिंह। खिड़की में से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा, कौन? बाबू ननकू सिंह। अच्छा, तुम अब तक बाहर ही हो? पागल, राजा कैद हो गए हैं, छोड़ दो इन सब बहादुरों को। हम एक बार इनको लेकर शिवालय घाट पर जाएं। ठहरो, कहकर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी। सिपाही बाहर निकले। ननकू सिंह की तलवार चमक उठी। सिपाही भीतर भागे। ननकू सिंह ने कहा, नमक हरामो, चूड़ियां पहन लो। लोगों के देखते देखते ननकू सिंह चला गया। कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया। ननकू उन्मत्त था। उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले थे। वह नहीं जानता था कि राजा चेत सिंह का क्या राजनीतिक अपराध है। उसने कुछ सोचकर अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया। इधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटता हुआ पहुंचा। किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटकाकर उस चंचल डोंगी को उसने स्थिर किया और बंदर की तरह उछलकर खिड़की के भीतर हो रहा।
उस समय वहां राजमाता पन्ना और राजा चेत सिंह से बाबू मनिहार सिंह कह रहे थे, आपके यहाँ रहने से हम लोग क्या करें, ये समझ में नहीं आता। पूजा पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई होती तो यह। तेजस्वी पन्ना ने कहा, अब मैं रामनगर कैसे चली जाऊं? मनिहार सिंह दुखी होकर बोले, कैसे बताऊं, मेरे सिपाही तो बंदी हैं। इतने में फाटक पर कोलाहल मचा। राज परिवार अपनी मंत्रणा में डूबा था कि ननकू सिंह का आना उन्हें मालूम हुआ। सामने का द्वार बंद था। ननकू सिंह ने एक बार गंगा की ओर देखा। उसमें एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी। वह प्रसन्न हो उठा। इसी की प्रतीक्षा में वह रुका था। उसने जैसे सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहाँ है? सबने घूमकर देखा। एक अपरिचित वीर मूर्ति, पूरा देव। चेत सिंह ने पूछा, तुम कौन हो? राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना के मुंह से हल्की सी एक सांस निकल के रह गई। उसने पहचान लिया। इतने वर्षों के बाद वही ननकू सिंह। मनिहार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैं मर सकता हूँ। पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए, नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्लाह हैं, फिर बात कीजिए। मनिहार सिंह ने देखा, जनानी डोडिका दरोगा राज की डोंगी पर 4 मल्लाहों के साथ खिड़की से नाव सटाकर प्रतीक्षा में है। उन्होंने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूँ। और चेत सिंह को देखकर पुत्र वत्सला ने संकेत से एक प्रश्न किया। उसका उत्तर किसी के पास न था। मनिहार सिंह ने कहा, तब मैं यहीं। ननकू ने हंसकर कहा, मेरे मालिक आप नाव पर बैठे, जब तक राजा भी नाव पर ना बैठ जाएंगे तब तक 17 गोली खाकर भी ननकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। पन्ना ने ननकू को देखा। एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली, जिनमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। ननकू ने उन्मत्त होकर कहा, मालिक जल्दी कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद नंदिनी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हमारे अगले प्रतिभागी हैं श्यामू पुजारी, शहीद भगत सिंह कॉलेज से, परंतु उनकी तबीयत खराब होने के कारण वह प्रतियोगिता में प्रस्तुत होने में असमर्थ हैं। इसलिए हम दूसरे प्रतिभागी को आमंत्रित करते हैं। हमारी अगली प्रतिभागी हैं आंचल, मिरांडा हाउस से। नमस्कार, मेरा नाम आंचल है। मैं मिरांडा हाउस कॉलेज की हिंदी विभाग की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मुझे इस समारोह में कहानी वाचन प्रतियोगिता में मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक दी गई है। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? आप थोड़ा माइक अपने मुंह के पास कीजिए। जी हाँ, अब बोलिए। क्या जजेस सुन पा रहे हैं इनकी आवाज ठीक से? बहुत क्लियर तो नहीं है, तो थोड़ा सा देखें क्या हो सकता है। बेटा मुंह के पास में रखिए आप। जी मैम। मैम अब आ रही है? शगुन आप बताइए, ठीक आ रही है? कुछ बोलो बेटा। जी मैम। मलबे का मालिक मोहन राकेश। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराए हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थी, जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतेहदीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई है ना। उस नुक्कड़ पर सुखी भटियारिन की भट्टी थी, जहां अब वह पान वाला बैठा था। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वह नमकीन होती है कि बस बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्केदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां नजर आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में
हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस। घिर आता, वल्लाह कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सबके सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक़े सुनाई दे जाते, वली यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है। इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगे। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल नाम क्षमा कीजिएगा। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकता पूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होने लगते। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है शाहल मिगेट का बाजार पूरा नया बन गया है। कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहाँ का रिश्वतपुरा जो वाकई रिश्वत के पैसे से बना है। कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है। यह ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है, जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक है। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। बाजार बांसा अमृतसर का एक उजड़ा था बाजार है, जहां विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहां ज्यादातर बांसों और शहतीरों की ही दुकान थी, जो सब की सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बासा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बासा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। धन्यवाद। धन्यवाद आंचल। हमारी अगली प्रतिभागी हैं रितिका, कमला नेहरू कॉलेज से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रितिका गौर है। मैं द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और मैं इतिहास पढ़ रही हूँ। मुझे जो आज कहानी मिली है वो है एक प्लेट सैलाब, मन्नू भंडारी की। मई की सांझ 6:30 बजे हैं। कुछ देर पहले जो धूप चारों ओर फैली पड़ी थी, अब फीकी पड़कर इमारतों की छतों पर सिमट आई है। मानो निरंतर समाप्त होते अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसने कसकर कगारों को पकड़ लिया हो। आग बरसाती हुई हवा, धूप और पसीने की बदबू से बहुत बोझिल हो आई है। 5 बजे तक जितने भी लोग ऑफिस की बड़ी बड़ी इमारतों में बंद थे, इस समय बरसाती नदी की तरह सड़कों पर फैल गए हैं। रीगल के सामने वाले फुटपाथ पर चलने वालों और हॉकर्स का मिला जुला शोर चारों ओर गूंज रहा है। गजरे बेचने वालों के पास से गुजरने पर सुगंध भरी तरावट का एहसास होता है, इसलिए ना खरीदने पर भी लोगों को उनके पास खड़ा होना या उनके पास से गुजरना अच्छा लगता है। टी हाउस भरा हुआ है, उसका अपना ही शोर काफी है। फिर बाहर का सारा शोर शराबा बिना किसी रुकावट के खुले दरवाजों से भीतर आ रहा है। छतों का फुल स्पीड में घूमते पंखे भी जैसे आग बरसा रहे हैं। एक क्षण को आंख मूंद लो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप टी हाउस में हैं या फुटपाथ पर। वही गर्मी, वही शोर। गे लॉट भी भरा हुआ है। पुरुष अपने एयर कंडीशन चेंबरों से थककर और औरतें अपने अपने घरों से ऊब कर मन बहलाने के लिए यहाँ आ बैठे हैं।
यहाँ ना गर्मी है ना भन्नाता हुआ शोर, चारों ओर हल्का शीतल दूधिया आलोक फैला है और विभिन्न सेंटों की मादक कॉकटेल हवा में तैर रही हैं। टेबलों पर से उठते हुए फुसफुसाते से स्वर संगीत में भी डूब जाते हैं। गहरा मेकअप किए डायस पर जो लड़की गा रही है, उसने अपनी स्कर्ट की बेल्ट खूब कसकर बांध रखी है, जिससे उसकी पतली कमर और भी पतली दिखाई दे रही है। उसकी तुलना में छातियों का उभार कुछ और मुखर कर हो उठा है। एक हाथ से उसने माइक का डंडा पकड़ रखा है और जूते की टोसे से वहां ताल दे रही है। उसके होठों से लिपस्टिक भी लिपटी है और मुस्कान भी। गाने के साथ साथ उसका सारा शरीर एक विशेष अदा के साथ झूम रहा है। पास में दोनों हाथों से झुंझुना से बजाता जो व्यक्ति सारे शरीर को लचका लचका कर ताल दे रहा है, वह नीग्रो है। बीच बीच में जब भी वह उसकी ओर देखती है तो आंखें मिलते ही दोनों ऐसे हंस पड़ते हैं मानो दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। पर कुछ दिनों पहले जब एक एंग्लो इंडियन उसके साथ बजाता था, तब भी यह ऐसे ही हंसती थी, तब भी इसको आंखें ऐसे ही चमकाती थी। इसकी हंसी और इसकी आंखों की चमक का इसके मन के साथ कोई संबंध नहीं है, वे अलग ही चलती हैं। डाइस की बगल वाली टेबल पर एक युवक और युवती बैठी हैं। दोनों के सामने पाइनएप्पल जूस ग्लास रखा है। युवती का ग्लास आधे से अधिक खाली हो गया है, पर युवक ने शायद 1-2 सिप ही लिए हैं। वह केवल स्ट्रॉ हिला रहा है। युवती दुबली और गोरी है, उसके बाल कटे हुए हैं। सामने आ जाने पर सिर को झटक देकर वह उन्हें पीछे कर देती है। उसकी कलफ लगी साड़ी का पल्ला इतना छोटा है कि कंधे से मुश्किल से वह 6 इंच नीचे तक आ पाया होगा। चोलीनुमा ब्लाउज से ढकी उसकी पूरी की पूरी पीठ दिखाई दे रही है। तुम कल बाहर गई थी? युवक बहुत ही मुलायम स्वर में पूछता है। क्यों? बाएं हाथ की लंबी लंबी पतली उंगलियों से ताल देते हुए वह पूछती है। मैंने फोन किया था। अच्छा, पर किस लिए? आज मिलने की बात तय तो हो गई थी। यूं ही तुमसे बात करने का मन हो आया था। युवक को शायद उम्मीद थी कि उसकी बात सुन के युवती के चेहरे पर कोई सुखद प्रतिक्रिया होगी, पर वह तो हल्के से हंसती। युवक उत्तर की प्रतीक्षा में उसके चेहरे की ओर देखता रहा, पर युवती का ध्यान शायद इधर उधर के लोगों में उलझ गया था। इस पर युवक खिन्न हो गया। वह युवती के मुंह से सुनना चाह रहा था कि वह कल विपिन के साथ स्कूटर पर घूम रही थी। इस बात के जवाब में वह क्या क्या करेगा, यह सब भी उसने सोच लिया था, और कल शाम से लेकर अभी युवती के आने से पहले तक उसको कई बार मन में दोहरा भी लिया था। पर युवती की चुप्पी से सब गड़बड़ हो गया। वह अब शायद समझ ही नहीं पा रहा था कि बात कैसे शुरू करे। ओ गोरा, बालकनी की ओर देखते हुए युवती के मुंह से निकला। यह सारी की सारी बालकनी किसने रिजर्व करवा ली है? बालकनी की रेलिंग पर एक छोटी सी प्लास्टिक की सफेद तख्ती पर लगी थी, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था रिजर्व्ड। युवक ने सिर झुकाकर एक सिप लिया। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी आवाज कुछ भारी हो गई, जैसे गला बैठ गया हो। युवती ने सिप लेकर अपनी आंखें युवक के चेहरे पर टिका दी। वह हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी और युवक को उसकी मुस्कुराहट से थोड़ा कष्ट हो रहा था। देखो, मैं इस सारी बात में बहुत गंभीर हूँ, झिझकते से स्वर में उसने बोला। गंभीर? युवती खिलखिला पड़ी तो उसके बाल आगे को झूलाए। सिर पर झटक कर उसने उन्हें पीछे किया। मैं तो किसी भी चीज को गंभीरता से लेने में विश्वास ही नहीं करती। ये दिन तो हंसने खेलने के हैं, हर चीज को हल्के फुल्के ढंग से लेने के। गंभीरता तो बुढ़ापे की निशानी है। बूढ़े लोग मच्छरों और मौसम को भी लेके गंभीर हो जाते हैं, और मैं अभी बूढ़ा नहीं होना चाहती। और उसने अपने दोनों कंधे जोर से उचका दिए। वह फिर गाना सुनने में लग गई। युवक का मन हुआ कि वह उसकी मुलाकातों और पुराने पत्रों का हवाला देकर उससे अनेक बातें पूछे, पर बात उसके गले में ही अटक कर रह गई और वह खाली खाली नजरों से इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर रिजर्व की ओर की तख्ती पर जा लगी। एकाएक उसे लगने लगा जैसे वह तख्ती वहां से उठकर उन दोनों के बीच आ गई है
और प्लास्टिक के लाल अक्षर नियॉन लाइट के अक्षरों की तरह दिप दिप करने लगे हैं। तभी गाना बंद हो गया और सारे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। गाना बंद होने के साथ ही लोगों की आवाजें धीमी हो गई, पर हॉल के बीचों बीच एक छोटी टेबल के सामने एक व्यक्ति का धारा प्रवाह भाषण स्वर के उसी स्तर पर जारी रहा। सामने पतलून और बुश शर्ट पहने एक दुबला पतला व्यक्ति उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनके बोलने से थोड़ा थोड़ा थूक उछल रहा था, जिससे सामने वाले व्यक्ति ऐसे पहुंचता जैसे उसे मालूम ही ना हो, पर उनके पास शायद इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने लायक समय ही नहीं है। वे मूड में आए हुए हैं। गांधी जी के पुकार पर कौन व्यक्ति अपने आप को रोक सकता था भला? क्या दिन थे वो। मैंने बिजनेस की तो ऐसी की तैसी की और देश सेवा के काम में जुट गया, फिर तो सारी जिंदगी पॉलिटिकल सफर की तरह ही गुजार दी। सामने वाला व्यक्ति चेहरे पर श्रद्धा भाव लाने पर भरसक प्रयत्न करने लगा। देश आजाद हुआ तो लगा कि असली काम तो अब करना है। सब लोग पीछे पड़ गए कि मैं खड़ा हूं, मिनिस्ट्री पक्की है, पर नहीं साहब, यह काम अपने बस का नहीं। जेल के जीवन ने काया को जर्जर कर दिया है। फिर यह भी लगा कि नव निर्माण में नया खून आना चाहिए। तो बहुत पीछे पड़े तो बेटों को झुकाकर इस चक्कर में उन्हें समझाया, जिंदगी भर के हमारे त्याग और परिश्रम का फल है ये आजादी। तुम लोग अब इसकी लाज रखो और बिजनेस हम संभाल लेते हैं। रितिका, यस मैम। जी, आपका समय काफी ज्यादा हो गया है, 3 से 4 मिनट रखा था हमने। तो जजेस, क्या और आप सुनना चाहेंगे या इसको कंटिन्यू करने दें? जो टाइम लिमिट रखी है मेरे ख्याल है उसी को फॉलो किया जाए। हाँ, वो काफी जल्द हो गया है खत्म टाइम लिमिट। ये तीसरी बेल हमने बजवाई है रितिका के लिए। अच्छा मैम, मुझे असल में बेल की आवाज नहीं आई। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद रितिका। हमारी अगली प्रतिभागी हैं साक्षी, लेडी श्री राम कॉलेज से। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी है तथा मैं आज जयशंकर प्रसाद जी की कहानी गुंडा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका भाग 3 मेरे वाचन में शामिल होगा। 16 अगस्त सन 1781 को काशी डांवाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चेत सिंह लेफ्टिनेंट स्टाकर के पहरे में थे। नगर में आतंक था, दुकानें बंद थी। घरों में बच्चे अपनी माँ से पूछते, माँ आज हलवे वाला नहीं आया? वह कहती, चुप बेटे। सड़कें सूनी पड़ी थीं। तिलंगों की कंपनी के आगे आगे कुबरा मॉल भी कभी कभी आता जाता दिखाई पड़ता था। उस समय खुली हुई खिड़कियां भी बंद हो जाती थीं। भय और सन्नाटे का राज्य था। चौक में चित्रू सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बंद किए कोतवाल का अभिनय कर रही थी। इसी समय किसी ने पुकारा, हिम्मत सिंह। खिड़की से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा, कौन? बाबू नन्हकू सिंह। अच्छा, तुम अब तक बाहर ही हो? पागल, राजा कैद हो गए हैं। छोड़ दो इन सब बहादुरों को, हम एक बार इनको लेकर शिवालय घाट पर जाएं। ठहरो, कहकर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी। सिपाही बाहर निकले। ननकू सिंह की तलवार चमक उठी। सिपाही भीतर भागे। ननकू ने कहा, नमक हराम हो, चूड़ियां पहन लो। लोगों के देखते देखते ननकू सिंह चला गया। कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया। ननकू उन्मत्त था। उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले थे। वह नहीं जानता था कि राजा चेत सिंह का क्या राजनीतिक अपराध है। उसने कुछ सोचकर अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया। इधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटता हुआ पहुंचा। किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटकाकर उस चंचल डोंगी को उसने स्थिर किया और बंदर की तरह उछलकर खिड़की के भीतर हो रहा। उस समय वहां राजमाता पन्ना और राजा चेत सिंह से बाबू मनिहार सिंह कह रहे थे, आपके यहाँ रहने से हम लोग क्या करें, यह समझ में नहीं आता। पूजा पाठ समाप्त करके अगर आप रामनगर चली गई होती तो यह तेजस्विनी पन्ना ने कहा, अब मैं रामनगर कैसे चली जाऊं? मनिहार सिंह दुखी होकर बोले, कैसे बताऊं, मेरे सिपाही तो बंदी हैं। इतने में फाटक पर कोलाहल मचा। राज परिवार अपनी मंत्रणा में डूबा था कि ननकू सिंह का आना उन्हें मालूम हुआ।
सामने का द्वार बंद था। ननकू सिंह ने एक बार गंगा की धारा को देखा। उसमें एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी। वह प्रसन्न हो उठा। इसी की प्रतीक्षा में वह रुका था। उसने जैसे सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहाँ है? सबने घूमकर देखा। एक अपरिचित वीर मूर्ति, शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देव। चेत सिंह ने पूछा, तुम कौन हो? राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना के मुंह से हल्की सी एक सांस निकल रह गई। उसने पहचान लिया। इतने वर्षों के बाद वही ननकू सिंह। मनिहार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैं मर सकता हूँ। पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए, नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्लाह हैं, फिर बात कीजिए। मनिहार सिंह ने देखा, जनानी ड्योढ़ी का दरोगा राज की एक डोंगी पर 4 मल्लाहों के साथ खिड़की से नाव टकराकर प्रतीक्षा में है। उन्होंने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूँ। और चेत सिंह को देखकर पुत्र वत्सला ने संकेत से एक प्रश्न किया। उसका उत्तर किसी के पास न था। मनिहार सिंह ने कहा, तब मैं यहीं। ननकू ने हंसकर कहा, मेरे मालिक, आप नाव पर बैठें। जब तक राजा भी नाव पर न बैठ जाएंगे तब तक 17 गोली खाकर भी ननकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। पन्ना ने ननकू को देखा। एक क्षण के लिए चारों आंखें मिली, जिनमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। ननकू ने उन्मत्त होकर कहा, मालिक जल्दी कीजिए। दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थी और ननकू फाटक पर स्टॉकर के साथ। चेतराम ने आकर एक चिट्ठी मनिहार सिंह को हाथ में दी। लेफ्टिनेंट ने कहा, आपके आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं। अब मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता। मेरे सिपाही यहाँ कहाँ हैं साहब? मनिहार सिंह ने हंसकर बाहर को धन्यवाद साक्षी। हमारे अगली प्रतिभागी हैं रुद्रा प्रिया, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बहुत अच्छी। हाँ जी आप शुरू कीजिए। जी जी। टाइमर शुरू हो गया? क्या कह रही हैं? टाइमर टाइमर आप शुरू कीजिए, हम टाइम शुरू कर देंगे। अच्छा ठीक है। हाँ। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए वे झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देख माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम जल्दी से निपट लो। अच्छा बेटा। और माँ हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकले तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करते उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वो पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं।
मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके हाथ में था। खूटियां कमरों में यहाँ कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और फिर कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां कहाँ से लाओ बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिलक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, मेरा लंडूरा तो नहीं लौटाया। जितना दिया है उससे दुगना ले लेना। मेरी जीव जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब के अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के मत बैठी रहना। अगर साहब इधर से आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी? तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। धन्यवाद। धन्यवाद रुद्रा प्रिया। हमारी अगली प्रतिभागी हैं श्रेया सिंह, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। जी बस एक मिनट, मैं पीडीएफ खोल लूँ, एक मिनट। मैं श्रेया सिंह आज आप सभी के समक्ष मन्नू भंडारी की कहानी एक प्लेट सैलाब का कुछ अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मई की सांझ 6:30 बजे हैं। कुछ देर पहले जो धूप चारों ओर फैली पड़ी थी अब फीकी पड़कर इमारतों की छतों पर सिमट कर आई है। मानो निरंतर समाप्त होते अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसने कसकर कगारों को पकड़ लिया। आग बरसाती हुई हवा धूप और पसीने की बदबू से बहुत बोझिल हो आई है। 5 बजे तक जितने भी लोग ऑफिस की बड़ी बड़ी इमारतों में बंद थे इस समय बरसाती नदी की तरह सड़कों पर फैल गए हैं। रीगल के सामने वाले फुटपाथ पर चलने वालों और हॉकर्स का मिला जुला शोर चारों ओर गूंज रहा है। गजरे बेचने वालों के पास से गुजरने पर सुगंध भरी तरावट का एहसास होता है, इसलिए न खरीदने पर भी लोगों को उनके पास खड़ा होना या उनके पास से गुजरना अच्छा लगता है। टी हाउस भरा हुआ है, उसका अपना ही शोर काफी है, फिर बाहर का सारा शोर शराबा बिना किसी रुकावट के खुले दरवाजों से भीतर आ रहा है। छतों पर फुल स्पीड में घूमते पंखे भी जैसे आग बरसा रहे हैं। एक क्षण को आंख मूंद लो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप टी हाउस में हैं या फुटपाथ पर। वही गर्मी, वही शोर। गेलॉर्ड भी भरा हुआ है। पुरुष अपने एयर कंडीशन चेम्बरों से थक कर और औरतें अपने अपने घरों से उबकर मन बहलाने के लिए यहाँ आ बैठे हैं। यहाँ न गर्मी है न भन्नाता हुआ शोर। चारों ओर हल्का शीतल दूधिया आलोक फैल रहा है और विभिन्न सेंटों की मादक कॉकटेल हवा में तैर रही है। टेबलों पर से उठते हुए फुसफुसाते से स्वर संगीत में ही डूब जाते हैं। गहरा मेकअप किए डायस पर जो लड़की गा रही है उसने अपनी स्कर्ट की बेल्ट खूब कसकर बांध रखी है, जिससे उसकी पतली कमर और भी पतली दिखाई दे रही है और उसकी तुलना में छातियों का उभार कुछ और मुखर हो उठा है। एक हाथ से उसने माइक का डंडा पकड़ रखा है और जूते की टो से वह ताल दे रही है। उसके होंठ से लिपस्टिक भी लिपटी है और मुस्कान भी। गाने के साथ साथ उसका सारा शरीर एक विशेष अदा के साथ झूम रहा है। पास में दोनों हाथों से झुनझुने से बजाता जो व्यक्ति सारे शरीर को लचका लचका कर ताल दे रहा है वह निग्रो है। बीच बीच में जब वह उसकी ओर देखती है तो आंखें मिलते ही दोनों हंस पड़ते हैं, मानो दोनों के बीच कहीं कुछ है। पर कुछ दिन पहले जब एक एंग्लो इंडियन उसके साथ बजाता था तब भी यह ऐसे ही हंसती थी, तब भी इसकी आंखें ऐसे ही चमकती थी। इसकी हंसी और इसकी आंखों की चमक का इसके मन के साथ कोई संबंध नहीं है, वे अलग ही चलती हैं। डायस की बगल वाली टेबल पर एक युवक और युवती बैठे हैं। दोनों के सामने पाइनएप्पल जूस के ग्लास रखे हैं।
युवती का ग्लास आधे से अधिक खाली हो गया है, पर युवक ने शायद 1-2 सिप ही लिए हैं। वह केवल स्ट्रॉ हिला रहा है। युवती दुबली और गोरी है, उसके बाल कटे हुए हैं। सामने आ जाने पर सिर को झटक देकर वह उन्हें पीछे कर देती है। उसकी कलफ लगी साड़ी का पल्ला इतना छोटा है कि कंधे से मुश्किल से 6 इंच नीचे आ पाया है। चोली नुमा ब्लाउज से ढकी उसकी पूरी की पूरी पीठ दिखाई दे रही है। तुम कल बाहर गई थी? युवक बहुत ही मुलायम स्वर में पूछता है। क्यों? बाएं हाथ की लंबी लंबी पतली उंगलियों से ताल देते देते ही वह पूछती है। मैंने फोन किया था। अच्छा, पर किस लिए? आज मिलने की बात तो तय हो ही गई थी। यूं ही तुमसे बात करने का मन हो आया था। युवक को शायद उम्मीद थी कि उसकी बात की युवती के चेहरे पर कोई सुखद प्रतिक्रिया होगी। युवती हल्के से हंस दी। युवक उत्तर की प्रतीक्षा में उसके चेहरे की ओर देखता रहा, पर युवती का ध्यान शायद इधर उधर के लोगों में उलझ गया था। इस पर युवक खिन्न हो गया। वह युवती के मुंह से सुनना चाह रहा था कि कल विपिन के साथ वह स्कूटर पर घूम रही थी। इस बात के जवाब में वह क्या क्या करेगा यह सब भी उसने सोच लिया था, और कल शाम से लेकर अभी तक युवती के आने से पहले उसने उस बात को कई बार दोहरा भी लिया था। पर युवती की चुप्पी से सब गड़बड़ा गया। अब वह समझ ही नहीं पा रहा था कि बात कैसे शुरू करे। ओ गोरा, बालकनी की ओर देखती हुई युवती के मुंह से निकला। ये सारी की सारी बालकनी किसने रिजर्व करवा ली? बालकनी की रेलिंग पर एक छोटी सी प्लास्टिक की सफेद तख्ती लगी थी, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था रिजर्व। युवक ने सिर झुकाकर एक सिप लिया। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसकी आवाज कुछ भारी हो आई थी, जैसे गला बैठ गया। युवती ने सिप लेकर अपनी आंखें युवक के चेहरे पर टिका दी। वह हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी और युवक को उसकी मुस्कुराहट से थोड़ा कष्ट हो रहा था। देखो, मैं इस सारी बात में बहुत गंभीर हूँ, झिझकते से स्वर में वह बोला। गंभीर? युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी तो उसके बाल आगे को झूल आए। सिर झटककर उसने उन्हें पीछे किया। मैं तो किसी भी चीज को गंभीरता से लेने में विश्वास नहीं करती। ये दिन तो हंसने खेलने के हैं, हर चीज को हल्के फुल्के ढंग से लेने के। गंभीरता तो बुढ़ापे की निशानी है। बूढ़े लोग मच्छरों और मौसम को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और मैं अभी बूढ़ा नहीं होना चाहती। और उसने अपने दोनों कंधे जोर से उचका दिए। वह फिर गाना सुनने में लग गई। युवक का मन हुआ कि वह उसकी मुलाकातों और पुराने पत्रों का हवाला देकर उससे बातें पूछे, पर बात उसके गले में ही अटक कर रह गई। धन्यवाद श्रेया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हमारे अगले प्रतिभागी हैं श्याम मिश्रा, श्री औरबिंदो कॉलेज से। हेलो हेलो, क्या मैं स्पष्ट दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? दरअसल मैं सौरभ मिश्रा के नाम से ज्वाइन हुआ हूँ। मैं अपने भैया के मेल आईडी से ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि पीडीएफ मेरे मोबाइल में था तो लैपटॉप से ज्वाइन करना पड़ा। मैं सोचा पहले बता दूँ। हाँ, आवाज तो आपकी थोड़ी हल्की आ रही है, अगर आप थोड़ा एक मिनट। हेलो, अब मेरी आवाज जा रही है? हाँ, अभी ठीक है, कुछ बोलिए। हेलो हेलो जी हेलो जी, मैं अब आरंभ कर सकता हूँ? जी, आरंभ कीजिए। मेरी कहानी है मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिस। इसका कहानी पाठन करता हूँ। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। आगे का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराये हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ रही थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थी जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतेहदीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकान पहले से कितनी कम रह गई। उस नुक्कड़ पर सूखी फटी आयरन की भट्टी थी, जहां अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन वाह होती थी। वह नमकीन होती थी कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगडंडियों की और लाल तुर्की टोपियां नजर आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमान में काफी संख्या ऐसी लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर छोड़ना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस से घिर आता। वल्लाह, कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा हो गया। क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है।
और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते वाली, वह यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है। इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्साहपूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उसने बलगीर होते लगते। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है साहालमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दील नहीं आई। वहाँ का रिश्वत पूरा क्या वाकई पूरा रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया है, यह ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का एक सगा संबंधी है, जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उन दिन शहर भर के मेहमान थे, जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। बाजार बासा अमृतसर का एक उजड़ा सा बाजार था, जहाँ विभाजन से पहले ज्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहाँ ज्यादातर बांसों और सैतीरों की दुकानें थी, जो सब की सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बासा की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी, जिससे कुछ ही देर के लिए तो सारे शहर में जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बासा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। खैर, किसी तरह वह आग काबू में आ गई थी, पर मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें फिर खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच बीच में मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बासा में उस दिन की चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी में भी लौटकर आने की हिम्मत नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया, और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर उसे भूल गलिया में पड़ गया। धन्यवाद श्याम। हमारी अंतिम प्रतिभागी हैं ममता गुप्ता, IIT BHU से, परंतु किसी कारणवश वे प्रतियोगिता में प्रस्तुत होने में असमर्थ हैं। इसी के साथ हमारी प्रतियोगिता समाप्त होती है। अब मैं थिनलेस हिंदी ऑनर्स तृतीय वर्ष की छात्रा को आमंत्रित करती हूँ कि वे एक प्रेरणाप्रद गीत सुनाकर हमारे प्रतिभागियों की हौसला अफजाई करें। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यहीं अकेला हो छातिन का। उषा जक उठी प्राची में, उषा जक उठी प्राची में, कैसी बट भरोसा किनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यहीं अकेला हो छातिन का। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए ये चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए ये गति जीवन की। ऊपर 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 ऊपर, बड़ा चीरता चल दिक मंडल, अंतक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। धन्यवाद एस्थेनलिस। अब मैं हमारे निर्णायक गणों को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए कुछ शब्द कहें। शारदा जी, माइक आपका। सॉरी जी शगुन, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप प्रतिभागियों के लिए कुछ बहुत बहुत शुक्रिया शारदा मैम। और सबसे पहले तो मैं जो आयोजक मंडल है, जो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के,
और जीसस एंड मैरी कॉलेज के हिंदी विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि इस कठिन समय में भी आप लोग लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और देखिए, आभासी दुनिया की अपनी सीमाएं ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी ना से हाँ भली वाली बात है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। एक और चीज़ जो मुझे लगी कि कहानियों का चयन बहुत अच्छा था। सारी ही कहानियाँ बहुत चुन कर आप लोगों ने छांटी और वाचन के हिसाब से ये चुनाव बहुत ही सही था। सारी कहानियाँ जो हैं उनमें भावपूर्ण तरीके से पढ़े जाने की गुंजाइश थी, बड़ी इंटेंस कहानियाँ थीं। तो ये तो रही बात संयोजकों की और उनकी कोशिश और उनकी मेहनत की। जहाँ तक प्रतिभागियों का सवाल है, सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छे से पढ़ा। और जहाँ तक हार या जीत का सवाल है, देखिए जब प्रतियोगिता होती है तो कुछ लोग जो हैं वो जीतते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हारता कोई नहीं, एक तरह से सभी जीतते हैं, क्योंकि आप हिस्सा लेते हैं, आप लोगों के बीच में मंच पर आकर पढ़ते हैं। आपको एक बार के लिए पुरस्कार ना भी मिले तो भी जो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आपको खुशी मिलती है, वो स्वयं अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार होती है। तो कुल मिलाकर संयोजक मंडल को और सभी प्रतिभागियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। मुझे आपने यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे बहुत मज़ा आया। रोज़ से हटकर कुछ और करने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई। धन्यवाद शगुन, आपने बातें तो सारी कह ही दी हैं। मैं भी संयोजकों को, डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव को और उनकी टीम को इस बात की बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से कार्यक्रम को संजोया, कहानियों का चुनाव किया और बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से इस प्रोग्राम को क्रियान्वित किया। तो डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव और उनकी टीम, आपके लिए बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया वो भी बहुत बधाई के पात्र हैं। कहानी वाचन में जिस तरह उन्होंने कहानियाँ पढ़ी, उनका प्रयास सर्वथा सराहनीय है। अब कुछ बातें कहीं कहीं एक निर्णायक के रूप में हमें तो निर्णय ही करना है या जज करना है, तो हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा। लेकिन फिर भी मैं कुछ, अब तो प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है तो आपको कुछ कह सकती हूँ। ये मैं आपको मोटे तौर पर कहना चाहूँगी कि जब भी हम कहानी, आपने ही कहानी की जब शुरुआत कार्यक्रम शुरू हुआ था तो कहा गया था कि कहानी कही जाती है, सुनी जाती है। तो जब भी आप कहानी पढ़ें तो आप इस तरह पढ़ें कि सुनने वाला उसे जज्ब कर सके, समझ सके। अगर हम बहुत तेज गति से कहानी को पढ़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, तो सुनने वाला उसके साथ जुड़ नहीं पाता। पहले तो हमारा ही भावात्मक जुड़ाव होना चाहिए कहानी के साथ। कहानी को जब हम पढ़ें तो पहले हम उसमें अच्छी तरह उसके परिवेश, उस कहानी की कथा, उस कथा में आए चरित्र या पात्र, उनको समझें, उनको अपने भीतर उतारें। जब हम उन चीज़ों के साथ भावात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तभी शायद हमारी जो पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में सही ढंग से संप्रेषित हो पाती है। कहानी सही ढंग से पाठकों तक, सुनने वालों तक पहुंच पाती है। क्योंकि कहानी का असली मज़ा अगर कहने में है तो सुनने में बहुत मज़ा है। कहानी जब भी सुनाई जाती है तो मन में जिज्ञासा होती है आगे क्या हुआ। इसलिए कहानी को पढ़ते समय आप उसके भाव को ज़रूर ध्यान में रखें और उसी हिसाब से अपने स्वरों को उतार चढ़ा पर ध्यान दीजिए। बाकी आपका प्रयास बहुत सराहनीय था। जो निर्णय है वो तो आपको अभी नहीं, बाद में सुनाया जाएगा, बताया जाएगा।
आपको बता दिया जाएगा। मेरी तरफ से सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई। आप सबने बहुत अच्छा प्रयास किया और जो भी सुधार की संभावना है वो आप आगे के सभी प्रतियोगिताओं में या आगे आने वाले समय में आप स्वयं अपने को एनालाइज कर सकते हैं। अपने वाचन को खुद आप कह लीजिए और मतलब सुन भी सकते हैं दोबारा से रिकॉर्ड करके और उस पर विचार कर सकते हैं कि इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। और सारे इस कार्यक्रम के लिए मैं स्टूडेंट्स को भी बहुत बधाई देना चाहूँगी। उन सब ने भी बहुत अपना वो बहुमूल्य समय भी दिया और संयोजन के समय वो उपस्थित भी रहे। आप भी सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू यू अनुपमा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शारदा जी और शगुन, डॉक्टर शारदा भटनागर और डॉक्टर शगुन अग्रवाल। विशेष रूप से डॉक्टर शगुन अग्रवाल का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम का निर्णायक बनना स्वीकार किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका निर्णय बहुत ही अच्छे से करेंगे। और बहुत सारे पैरामीटर्स पे हमने बात की थी, सुबह शारदा जी से भी बात हो रही थी, तो इसका निर्णय जो जितने भी प्रतिभागी हैं उनको ये दिलासा है कि जो भी निर्णय होगा वो बेहतर ही होगा और अनुकूल ही होगा। तो एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से जो है ये कार्यक्रम सफल हो सका। अब खुशी से अनुरोध है कि वो धन्यवाद ज्ञापन की घोषणा करें। एक मिनट, हाँ, हमारे साथ डॉक्टर बीरेंद्र ने भी इस कार्यक्रम के संचालन में बहुत सहयोग किया है। तो डॉक्टर बीरेंद्र, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप मुखातिब होना चाहेंगे हमारे जजेस से, प्रतिभागियों से? नहीं मैम, आपने सब कुछ कह दिया कार्यक्रम के संयोजन की तरफ से। तो आप सबको, जितने भी प्रतिभागी हैं, मेरी ओर से शुभकामनाएं। और जो जजेस हैं उनको मेरा धन्यवाद कि उन्होंने आकर इस कार्यक्रम को एक प्रकार से चार चांद लगाया और इसका बहुत महत्व बढ़ गया आप दोनों के आने से। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार आपका सहयोग भी बहुत सराहनीय है और समय पर आपने तो मुझे बहुत मेरे लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसलिए इस प्रोग्राम से रिलेटेड ही बात हो रही है। तो आपने कहानियों के अंश मुझे बिल्कुल पहुंचाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, एक चीज और भी यहाँ जोड़ना चाहेंगे कि ये हमारे लिए भी एक नया अनुभव रहा। हाँ। क्योंकि इसके पहले हम पद गायन प्रतियोगिता करते थे, हम साहित्यिक पद की भी रचना हमने की है प्रतियोगिताएं, लेकिन कहानी वाचन हम पहली बार कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की एक नई तरह की जो गतिविधि है वो भी हम अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला में जोड़ पा रहे हैं। चलिए, खुशी, आप धन्यवाद ज्ञापन कर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। मैं ये पुनः बताना चाहूंगी कि निर्णय की औपचारिक घोषणा 14 सितंबर रहेगी। उससे पहले सभी विजेताओं को सूचित कर दिया जाएगा। अब हम प्रतियोगिता का समापन धन्यवाद ज्ञापन से करेंगे। इसके लिए मैं हमारी छात्राध्यक्ष तेजा जी को आमंत्रित कर। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम पर आप सब एकजुट हो गए और आप सभी की उपस्थिति से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सबसे पहले मैं अपने निर्णायक गण डॉक्टर शगुन अग्रवाल और डॉक्टर शारदा भटनागर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने कार्यक्रम का निर्णय करने में अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया। मैं अपनी प्रधानाचार्य डॉक्टर सैंड्रा जोसेफ का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अनुमति दी। मैं अपनी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमिता तिवारी और विभाग के सभी शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिनके प्रोत्साहन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब मैं अपने साथियों का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी जिनके सहयोग के बिना प्रतियोगिता का संचालन संभव नहीं हो पाता। खुशी और तनु को कार्यक्रम के संचालन के लिए, कैरिस को तकनीकी सहायता के लिए और एस्थेलिस और निहारिका को अपने मधुर गीत से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अंत में मैं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव और डॉक्टर बीरेंद्र सिंह का धन्यवाद करती हूँ जिनके कुशल निर्देशन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सभी की अनुमति के साथ मैं यह कार्यक्रम यहीं समाप्त करना चाहूंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके स्वास्थ्य, धन और सफलता के लिए सदैव आपके साथ हैं। धन्यवाद।
और तेजस्वी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र अध्यक्ष होने के नाते आपने सभी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई है। बहुत अच्छा, और आगे के कार्यक्रमों के लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। धन्यवाद सभी। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी, सबका शुक्रिया। क्लास है, मैं भाग रही हूँ।